अनिल डिक्रूज सर का 2015 में आया था, इलेक्टिव वर्सेस थेरापेटिक नेक डिसेक्शन इन नोड नेगेटिव ओरल कैंसर्स में था, मतलब क्लिनिकल N0 में। दो ग्रुप थे, अपफ्रंट ENT वर्सेस थेरापेटिक। थेरापेटिक में उन्होंने फॉलो किया, जब नोड में रिलैप्स आया तब किया, अपफ्रंट में विद प्राइमरी सर्जरी किया। 500 पेशेंट्स लिए, ऑल वर अर्ली स्टेज ओरल कैंसर, T1T2, क्लिनिकल N0, एंड उसमें भी मेजोरिटी वर सीएटन। ठीक है, प्राइमरी एंड पॉइंट था ओवरऑल सर्वाइवल, सेकेंडरी था डिजीज फ्री सर्वाइवल। फॉलोअप इन्होंने रखा 39 मंथ्स का, तो इतना याद रख लेंगे तो ठीक है। प्राइमरी एंड पॉइंट ओवरऑल सर्वाइवल, सेकेंडरी DFS। फिर इन्होंने देखा 3 इयर्स पे, 39 मंथ्स ऑलमोस्ट 3 इयर्स हो गया ना। 3 इयर्स पे इन्होंने देखा कि ओवरऑल सर्वाइवल में डिफरेंस है अराउंड 12% का। ठीक है, इलेक्टिव वर्सेस थेरापेटिक में, और बेटर किस में, इलेक्टिव में। ठीक है, तो 12% है तो 100 का ऑलमोस्ट 1/8 है। तो दे टोल्ड इट लाइक दैट कि 1 out of every 8 patients will have overall survival benefit। फिर DFS में इन्होंने देखा तो जस्ट डबल डिफरेंस था, 24% का। ठीक है, ओवरऑल सर्वाइवल में 12%, DFS में 24%। 24% रफली 1/4 है, सो 1 patient in every 4th patient will have DFS benefit। रेट ऑफ एडवर्स इवेंट मोर होना ही है, अगर डिसेक्शन करेंगे तो थोड़ा ज्यादा रहेगा रिस्क, पर ऐसा भी नहीं था कि कुछ ज्यादा ही हो। ठीक है, तो ये समरी था इनका कि क्लिनिकल N0 नेक में अर्ली डिजीज ओरल कैविटी, if we do the elective node dissection there is overall survival as well as DFS benefit। ऐसी ही स्टडी सेम हचिंसन ने की है, सैंड स्टडी, हचिंसन एट ऑल। ठीक है, सैंड नॉट सेंट, सैंड है डिसेक्शन, D फॉर डिसेक्शन। सैंड स्टडी, इन्होंने सेलेक्टिव नाम दिया इसको, सेलेक्टिव या इलेक्टिव जो भी बोले अपन। ठीक है, इन्होंने भी ये बोला कि बेनिफिट है END इन ऑल सब ग्रुप्स एक्सेप्ट लेस देन 3 mm। तो ये लेस देन 3 mm इधर भी था कि अगर थिकनेस लेस देन 3 mm है तो सिग्निफिकेंट डिफरेंस नहीं आ रहा था। फिर 7 मेटा एनालिसिस, बहुत से मेटा एनालिसिस भी इस पे हुए हैं, सब ने यही बोला है कि फेवर END करना है। ठीक है, END करना है तो कितना नोड निकालना है, क्लिनिकल N0 ट्यूमर है, END शुड वी हैव 18 लिम्फ नोड्स। रेफरेंस एस को बोलता है ऐसा कि 18 होने चाहिए, NCCN भी बोलता है कि 18 होने चाहिए नोड डिसेक्शन में, पर AJCC बोलता है कि सिलेक्टिव कर रहे हो तो 15 या 15 से ज्यादा, और MND कर रहे हो तो 22 या उससे ज्यादा, तो इसको बोलेंगे एडिक्वेट लिम्फेडेनेक्टमी। ठीक है, सेकंड आता है सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी के ट्रायल। तो इसका जरूरत क्यों पड़ा, क्योंकि जब ये इलेक्टिव कर रहे थे END तो मोस्ट ऑफ स्टडीज में, मोस्ट ऑफ केसेज में इन्होंने देखा कि 70% तो N0 ही निकल रहे थे। इसका मतलब 70% पेशेंट्स को हम ओवर ट्रीट कर रहे हैं, तो बोले क्या अल्टरनेटिव है फिर, तो इसके लिए आया सेंटिनल लिम्फ नोड ट्रायल करते हैं। तो इसके 3 RCTs हैं, इसमें आता है सेंट, एक सेंड है एक सेंट है। सेंड D फॉर डिसेक्शन, सेंड इज फॉर END। सेंट इसमें आता है सेंटिनल लिम्फ नोड के लिए। सेंट सिलिंग एटोल का ट्रायल है, ऐसे ही हासेगावा एटोल एक ट्रायल है, एक ये सेंटीमेरोरल ट्रायल है, सेंटीमेरोरल। ठीक है, ऑल आर RCTs। ये है NRG HN006, ये ट्रायल चल रहा है, इसका रिजल्ट आया नहीं, पर इन तीनों का समरी क्या है, मतलब बड़ा क्वेश्चन आए तो तीनों को अलग अलग लिख के यही चीजें लिख सकते हैं, छोटा है तो फिर ऐसा समरी बना के लिख सकते हैं। तीनों थे नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल्स। नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल मतलब दे इंक्लूडेड एवरी पेशेंट रिक्रूटेड फॉर द रिजल्ट एनालिसिस। अवनीत ने पढ़ाया था, एग्जाम्पल देना हो तो इनमें से कोई एग्जाम्पल दे सकते हैं। ठीक है, नॉन इन्फीरियरिटी का मार्जिन था 10 to 12%। ठीक है, 12% पर इसमें थे ओरोफेरेंजियल केस, 12%, सिर्फ ओरल कैविटी नहीं था, 12% ओरोफेरेंजियल भी थे। एंड इन्होंने नेक शोल्डर मॉर्बिडिटी कॉस्ट इफेक्टिवनेस को एसेस नहीं किया अपने रिजल्ट में। ठीक है, सिर्फ डिफरेंस देखा कि सर्वाइवल में और रेकरेंस में डिफरेंस है कि नहीं, और कुछ में एडजुवेंट किस बेस पे ये दे रहे थे वो भी क्लियर नहीं किया इन्होंने, कोई RT दे रहे थे कुछ में नहीं दे रहे थे, तो ये सब ड्रॉबैक्स थे इनके। ठीक है, स्टिल इट वाज नॉन इन्फीरियरिटी ट्रायल का इनका मार्जिन था 10 to 12,
12% ओरोफेरिंजियल, और ये एनालिसिस इन्होंने नहीं किया। फिर आया सिस्टमेटिक रिव्यू और मेटा एनालिसिस, किसने किया? गुप्ता टी एट ऑल। इन्होंने बोला कि ऑन्कोलॉजिकली नॉन इंफीरियरिटी ऑफ सेंटिनल लिम्फ नोड है विद पोटेंशियली बेटर फंक्शनल आउटकम्स। ठीक है, कम डिसेक्शन करेंगे डेफिनेटली, स्पाइनल एक्सेसरी नर्व का इधर उधर ज्यादा नहीं डिसेक्शन करेंगे तो फंक्शनल आउटकम्स तो हैं, और ऑन्कोलॉजिकली ये नॉन इंफीरियर है, बेटर तो नहीं है नॉट डिसेक्शन से, बट इट इज नाइदर इट इज इक्विवेलेंट नॉर इट इज पुअर, लाइक इट इज नॉन इंफीरियर। तो अभी अपने को टाइम है इसको प्रूव होने में, बट स्टिल इट इज ए वायबल अल्टरनेटिव स्टैंडर्ड ऑफ केयर फॉर पेशेंट्स विद अर्ली स्टेज क्लिनिकल नॉड नेगेटिव ओरल कैविटी कैंसर्स। ठीक है, कर सकते हैं अगर अपने पास फैसिलिटीज अवेलेबल है, वी कैन गिव इट ए ट्राई। पर अगर ये पूछें कि ये इक्विवेलेंट है क्या, तो इक्विवेलेंट नहीं है, नॉन इंफीरियर है, नहीं तो बेटर का तो सवाल ही नहीं है। ठीक है, ये हो गया सेंटिनल का। मार्जिन का भी देख लेते हैं, फ्रोजन सेक्शन। फ्रोजन सेक्शन रूटीनली यूज करें अगर तो क्या रिजल्ट होगा, ऐसा देखने के लिए स्टडीज हुई। सो लिटरेचर फेल्ड टू शो कंक्लूसिव बेनिफिट्स ऑफ फ्रोजन इन स्किन इन इंप्रूविंग ऑन्कोलॉजिकल आउटकम्स, है ना, कि रेगुलरली अगर फ्रोजन करें तो क्या ऑन्कोलॉजिकल आउटकम बेटर होंगे, ऐसा स्टडी किया। तो इनका बोलना था कि नहीं है। क्यों नहीं है ये देख लेते हैं। एक मेटा एनालिसिस है बुलबुल, मुस्तफा बुलबुल एट ऑल। तो ये आईपीडी मतलब इंडिविजुअल पेशेंट डिटेल, हर पेशेंट का इन्होंने डिटेल निकाला। जैसे अपन एक स्टडी करते हैं तो हर पेशेंट का डिटेल रहता है, इन्होंने मेटा एनालिसिस में हर पेशेंट का डिटेल लिया। सो इट इज लाइक बेस्ट क्वालिटी मेटा एनालिसिस इट इज कंसीडर्ड एज। तो इनका क्वेश्चन था, डज क्लियरेंस ऑफ पॉजिटिव मार्जिन इंप्रूव्स लोकल कंट्रोल इन ओरल कैविटी कैंसर। इन्होंने 8 स्टडीज लिए अर्ली ओरल कैविटी के, और रिवीजन ऑफ मार्जिन बेस्ड ऑन फ्रोजन सेक्शन हैज नो इंप्रूवमेंट इन रेट ऑफ लोकल रेकरेंस। एक बार अगर पॉजिटिव आ गया, फिर अपन फ्रोजन के बेस पे कर रहे हैं तो लोकल रेकरेंस में कंट्रोल में कोई इंप्रूवमेंट नहीं आता है, इसलिए इट इज वेस्ट। ठीक है, सो बेटर है कि वी शुड टेक द मार्जिन्स नेगेटिव एट द फर्स्ट शॉट, वही बेस्ट रिजल्ट देता है। उसके अलावा फ्रोजन भी यूज करेंगे तो इट विल नॉट गिव गुड रिजल्ट्स। ठीक है, तो फ्रोजन एनालिसिस जो करते हैं अपन, तो 2 तरीके अपने को पता है, एक स्पेसिमेन बेस्ड है, एक ट्यूमर बेड वाला है। तो सबका यही कहना है स्पेसिमेन ओरिएंटेड या स्पेसिमेन बेस्ड ही भेजना चाहिए मार्जिन, दैट इज बेटर। इट इज हाईली स्पेसिफिक फॉर डिटेक्टिंग क्लियर मार्जिन्स, बट सेंसिटिविटी इज लो। ठीक है, दूसरा आया रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी फ्रॉम टीएमएच। इन्होंने भी काफी पेशेंट लिए, थाउजेंड्स। कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखा इन्होंने कि कितना कॉस्ट बेनिफिट है। तो इसमें इन्होंने देखा कि इट इज 12:1, मतलब काफी कॉस्टली पड़ रहा है। दत्त एट ऑल ने किया था ये। ठीक है ना, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस सिर्फ। उसके बाद चतुर्वेदी सर का फेमस ये आया था। इन्होंने बोला कि अगर ग्रोस हम 7 mm मार्जिन ले लेंगे ऑल अराउंड तो ये इनफ है, फिर फ्रोजन भेजने का कोई मतलब नहीं है। इफ वी कैन टेक ग्रोसली 7 mm मार्जिन ऑल अराउंड, देयर इज नो पॉइंट ऑफ सेंडिंग फ्रोजन सेक्शन। एक वही आरसीटी कर रहे हैं चतुर्वेदी सरी, ग्रोस एग्जामिनेशन वर्सेस फ्रोजन। इसका रिजल्ट अभी आया नहीं है, आएगा तो अपन देखेंगे। बस इतना ही है। 5 mm positive. negative. 5 is 2 adequate. is positive. 2 to 4.9 is close. Okay. ठीक है, तो हाइपोफैरिंक्स में 3 रीजन आते हैं, पायरिफॉर्म फोसा, पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल और पोस्ट क्रिकॉइड। इसमें मोस्ट कॉमन है पायरिफॉर्म फोसा। पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल जो है वो 20 to 25% होता है, और पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल जो है इट कम्स विद बायलैटरल नोडल इन्वॉल्वमेंट और रेट्रोफेरेंजियल नोड इन्वॉल्वमेंट। तो रेट्रोफेरेंजियल नोड इन्वॉल्वमेंट जो है ना, इट कम्स विद द बैड प्रोग्नोसिस। ठीक है, जब भी वो आता है रेट्रोफेरेंजियल नोड, जब भी आता है इट इज एसोसिएटेड विद द बैड प्रोग्नोसिस। और फिर पोस्ट क्रिकॉइड विच इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। हमको क्वेश्चन आया था पोस्ट क्रिकॉइड पे, तो ये हमें लिखना है कि वैसे हाइपोफैरिंक्स मोस्टली इज मोर कॉमन इन मेल्स, बट पोस्ट क्रिकॉइड इज मोस्ट कॉमन इन फीमेल्स। ठीक है, तो हाइपोफैरिंक्स जो है वैसे मेल्स में कॉमन है, पोस्ट क्रिकॉइड फीमेल्स में कॉमन है, और हाइपोफैरिंक्स का एसोसिएशन होता है प्लमर विंसन सिंड्रोम से। और प्लमर विंसन जिनको है उनमें से सिर्फ 1 से 10% लोगों को कैंसर होगा।
पेक्यूलियरिटीज क्या है, अच्छा हम ना ग्रेडिंग भी पढ़ेंगे इसके। ये हाइपोफैरिंजियल कैंसर जो है ना वो सब म्यूकोजली स्प्रेड करते हैं, ठीक है। सो दे हैव अ सब म्यूकोजल प्रिपोंडरेंस, उसके अलावा नोडल मेटास्टेसिस का भी प्रिपोंडरेंस होता है। और ये हमने पढ़ लिया था कि पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल तो बायलैटरल नेक डिजीज के साथ आता ही है, अदरवाइज हाइपोफैरिंजियल कैंसर्स कम विद द बायलैटरल और कॉन्ट्रालैटरल मेटास्टेसिस एंड हाई नोड्स ऑफ रेट्रोफेरेंजियल नोड इन्वॉल्वमेंट, ठीक है। थायराइड ग्लैंड इन्वॉल्वमेंट भी आता है 15 to 20%, इसलिए लोग जब सर्जरी के लिए चूज करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम्स उनको थायराइडेक्टमी भी करनी पड़ती है हाइपोफैरिंग्स के लिए, ठीक है। तो ये एक स्टडी है, इसमें उन्होंने देखा था कि जो सबम्यूकोजल स्प्रेड होता है तो सबम्यूकोजल स्प्रेड सबसे ज्यादा इंफीरियरली होता है, फॉलोड बाय लैटरली, फॉलोड बाय मीडियल, फॉलोड बाय सुपीरियर। तो सबम्यूकोजल स्प्रेड जो है वो 3 टाइप का होता है। पहला होता है कि ग्रॉस एग्जामिनेशन पे आपको सबम्यूकोजली स्प्रेड मिल रहा है, ठीक है, ये मोस्ट कॉमन टाइप है। दूसरा है आइलैंड या फिंगर लाइक प्रोजेक्शन इनटू सबम्यूकोजा, ये एविडेंट नहीं होता ग्रॉस एग्जामिनेशन पे, ये हिस्टोपैथ पे पता चलता है। तीसरा सबसे खतरनाक है स्किप लीजन, की मेन ट्यूमर है उससे थोड़ा दूर पे एक स्किप लीजन है, ये रेयर है पर ये सबसे ज्यादा खतरनाक है बिकॉज इसकी वजह से रेकरेंस होगा, ठीक है। तो हाइपोफैरिंजियल कैंसर एंड सबम्यूकोजल स्प्रेड इज अ बिग थिंग। ऑल्सो दिस इज द रीजन कि हाइपोफैरिंग्स में आपको मोस्ट ऑफ द पेशेंट्स में अगर आप सर्जरी करते भी हैं तो आपको पोस्ट ऑप रेडिएशन देना पड़ जाता है क्योंकि दे हैव पॉजिटिव मार्जिन्स। तो हाइपोफैरिंजियल कैंसर्स आर नोटोरियस दैट वे। तो ये एक स्टडी आई थी, उसमें उन्होंने बताया था कि मोस्टली जो हाइपोफैरिंजियल कैंसर्स हैं वो ओल्ड पेशेंट में देखे गए हैं, अल्कोहलिक्स में देखे गए हैं, ठीक है, जो बहुत टाइम तक अल्कोहलिक है तो उसके साथ एसोसिएशन है, ठीक है। फिर इवैल्यूएशन कैसे करेंगे, पेशेंट आएगा सिम्टम्स जैसे पेन, होर्सनेस, डिस्फेजिया, रेफर डुटाल्जिया लेके। एग्जामिनेशन में मैंने आपको बताया बायलैटरल नोड्स मिल सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा एक्सोलैरिंजियल स्प्रेड अगर है तो वो मिल सकता है, कॉर्ड मोबिलिटी देखनी होती है, डीएलस्कोपी करेंगे सब में, उसमें हमें म्यूकोजल एंड सब म्यूकोजल एक्सटेंट ऑफ डिजीज दिखना, मतलब सब म्यूकोजल तो नहीं दिखेगा डीएल में म्यूकोजल मैप करना है। इमेजिंग में आपको सब म्यूकोजल स्प्रेड, कार्टिलेजनस इन्वॉल्वमेंट, एक्सोलैरिंजियल स्प्रेड, नेक नोड और डिस्टेंट मेटास्टेसिस दिखेंगे। एंडोस्कोपी में आप म्यूकोजल स्प्रेड देखोगे, ये हम देख चुके हैं। फिर स्टेजिंग, ये डॉक्टर राकेश ने भी पढ़ाया भी था कि T1 इज लेस देन 2 सेंटीमीटर विद 1 सबसाइट इन्वॉल्वमेंट, क्योंकि जब एक से ज्यादा सबसाइट इन्वॉल्व हो जाते हैं तो वो T2 हो जाता है। तो T2 इज आल्सो T2 to T4 सॉरी 2 to 4 centimeters. T3 is when hemilarynx is fixed or esophageal mucosa is involved, is what we were taught yesterday. और T3 also is more than 4 centimeters, ठीक है। तो T1 से T2 तो जो T1 से T3 तो जो है ना वो एंडोस्कोपी पे पता चल जाता है। फिर थायराइड, क्रिकॉइड, कार्टिलेजनस इन्वॉल्वमेंट, इसोफेगस का मसल इन्वॉल्वमेंट और सेंट्रल कंपार्टमेंट सॉफ्ट टिश्यू जो है ये T4 है, ये इमेजिंग पे पता चलता है, ठीक है। फिर एंडोस्कोपी जब आप कर रहे हो तो आपको क्या क्या पता कर लेना चाहिए कि वो T1 से T3 है क्या है उसका सबसाइट क्या है, मीडियल लैटरल वॉल्स पायरिफॉर्म साइनस के क्या मतलब, पायरिफॉर्म साइनस अगर इन्वॉल्व है उसका मीडियल लैटरल वॉल्स या एपेक्स फ्री है या नहीं है, क्योंकि एपेक्स हमने पढ़ा बायलैटरल नोड्स इन्वॉल्वमेंट के साथ आता है। फेरेंजियल वॉल फ्री है यानी, पोस्ट क्रिकॉइड है यानी, इसोफेगल म्यूकोजा फ्री है यानी, क्योंकि उससे स्टेजिंग बदलती है। कॉर्ड देख लेने चाहिए, लैरिंक्स देख लेना चाहिए, ओरोफैरिंक्स देख लेना चाहिए, ठीक है। तो सर्जिकल प्लानिंग जब करते हैं तो सुपीरियर, इंफीरियर और लैटरल एक्सटेंट देख लो ट्यूमर का, ठीक है। फिर ऑप्शंस क्या रहते हैं ट्रीटमेंट के, देखो T1 T2 के लिए दो वी वांट टू कीप वन मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट, आइडल रेडिकल रेडियोथेरेपी या फिर सर्जरी, और उसमें भी हम ओपन अप नहीं करते, ओपन पार्शियल फेरेंजेक्टमी इज रेयरली डन, ठीक है। इट इज आइडर एंडोस्कोपिक जिसमें हम टॉर्च, लेजर या टाउस करते हैं, टाउस इज ट्रांसओरल अल्ट्रासोनिक सर्जरी जो होती है वो, ठीक है। तो इन्होंने देखा कि जब ऑर्गन प्रिजर्वेशन के लिए हम लोग रेडिएशन थेरेपी और जो और एंडोस्कोपिक प्रोसीजर्स दोनों कर सकते हैं, बट इन्होंने ऐसा देखा कोई हेड टू हेड कंपैरिजन नहीं था ये हाइपोफैरिंग्स का कि रेडिएशन करना है या एंडोस्कोपिक सर्जरीज करनी है। तो उन्होंने देखा एंडोस्कोपी करो या रेडिएशन करो, डीएफएस और ओवरऑल सर्वाइवल
बराबर है, पर देखते हैं कि अगर सर्जरी करते भी हैं तो जैसे मैंने बोला ना, सबम्यूकोजल स्प्रेड बहुत ज्यादा नोटोरियस डिजीज है, तो पोस्ट ऑप रेडिएशन से 50% लोगों का करना पड़ेगा, तो कोई फायदा नहीं हुआ कि हम T1 T2 ट्यूमर्स के लिए सिंगल मोडालिटी ऑफ ट्रीटमेंट रखना चाह रहे थे, सर्जरी की बट रेडिएशन देना पड़ गया। क्यों? क्योंकि मार्जिन पॉजिटिव थी। ठीक है, फिर ये एक स्टडी थी बाय 8 फ्रेंच टर्शियरी रेफ सेंटर्स, ये गेटेक स्टडी थी। इसमें इन्होंने देखा कि इन्होंने सर्जरी की पर प्राइमम 50 पेशेंट्स की, सैल्वेज सिर्फ 5 पेशेंट्स की, तो इसमें भी सेफ मार्जिन सिर्फ 70% पेशेंट्स में आया। मार्जिन पॉजिटिविटी एंटीरियरली ज्यादा थी, एंटीरियरली पीएफएस ट्यूमर्स में 70% में सेफ मार्जिन थी, बाकी सब में फिर मार्जिन कॉम्प्रोमाइज थी, तो रेडिएशन देना पड़ गया। ठीक है, फिर लैरिंक्स प्रिजर्वेशन रेट इसमें 96% था, ट्रिक्योस्टमी डिपेंडेंस 0% और ओलर फीडिंग 96% में शुरू हो गई थी। ओवरऑल सर्वाइवल जो है दोनों आर्म्स में 84 और 84% 2 ईयर ओवरऑल सर्वाइवल था, 4 ईयर ओवरऑल सर्वाइवल 66% था, 2 ईयर डीएफएस 74 और 4 ईयर डीएफएस 50% था। तो आप सर्जरी बेसिकली कर सकते हो। ठीक है, तो क्या क्या क्राइटेरिया आप चूज करते हो सर्जिकल रिसेक्शन के लिए फॉर T1 T2 हाइपोफैरिंजियल कैंसर? तो ये चीज ध्यान रखनी है कि मार्जिन पॉजिटिविटी आने का चांस है, तो ये देखना कि एंडोस्कोपिक सर्जरी अगर आप कर रहे हो, क्योंकि ओपन हम नहीं करते, एंडोस्कोपिक सर्जरी कर रहे हो तो पहली बार आपके सेंटर में एक्सपर्टीज है या नहीं है, छोटा वॉल्यूम है, सुपरफिशियल ट्यूमर्स है, एक्सेसिबल एरिया है, क्योंकि पायरिफॉर्म फोसा का एपेक्स अगर है तो वो एपेक्स आपका एक्सेसिबल नहीं है, तो उसको आप सर्जिकल रिसेक्शन मत लो। लैटरल या पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल ट्यूमर्स है तो उसको ले सकते हो। कॉर्ड मोबाइल होनी चाहिए, फंक्शनल लैरिंक्स होना चाहिए, नेक नोड नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आप सर्जिकल रिसेक्शन लो, क्योंकि नेक नोड हुआ या फिर मार्जिन पॉजिटिव आया तो दोबारा रेडिएशन देनी पड़ जाएगी, कोई फायदा नहीं है उसका। ठीक है ना। लेटरल में क्या करना है? लेटरल लैटरल और पोस्टीरियर फेरेंजियल में इन्होंने बोला कि कर सकते हैं। ओके। हाँ, फिर अर्ली हाइपोफैरिंजियल कैंसर्स में उन्होंने बोला कि रेडिएशन को स्टैंडर्ड लगा के चलो, रेडिएशन को स्टैंडर्ड लगा के चलो। ठीक है, तो सर्जरी जो है वो मिनिमली इन्वेसिव अगर कर सकते हो, ये हमने क्राइटेरिया पढ़ा कि अगर एक्सपर्टीज है, छोटा डिजीज है, एक्सेसिबल एरिया है, लैटरल या पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल है, क्योंकि एंटीरियर में तो हमने ये पढ़ा था ना कि एंटीरियर में मोस्टली जो है आपकी वो आ जाती है, मार्जिन पॉजिटिविटी आ जाती है। ठीक है ना, तो लैटरल या पोस्टीरियर फेरेंजियल वॉल ट्यूमर्स हैं, वो मोबाइल कॉर्ड्स है, फंक्शनल लैरिंग्स है, तो कर सकते हैं। ठीक है, तो सर्जरी में मिनिमली इन्वेसिव टॉर्च या लेजर करेंगे, तब भी मोर देन 50% विल नीड एडजुवेंट रेडिएशन। ओवरऑल सर्वाइवल बेनिफिट जो है दैट इज ओवरऑल सर्वाइवल 66 to 80% तक रहता है। ठीक है, फिर लोकली एडवांस्ड में क्या आते हैं? T3 T4 नोड पॉजिटिव ट्यूमर्स। T4A क्या है? मॉडरेटली एडवांस। T4B वेरी एडवांस। ये हमने पढ़ा था, मॉडरेटली एडवांस मतलब कार्टिलेज इन्वॉल्व हो गया, थायराइड या क्रिकोइड कार्टिलेज, थायराइड बोन, थायराइड ग्लैंड, ईसोफेगस का मसल या सेंट्रल कंपार्टमेंट सॉफ्ट टिश्यू। वेरी एडवांस में तो नॉन रिसेक्टेबल वाले, प्रीवर्टेब्रल फेशा, कैरोटिड आर्टरी या मीडियास्टिनल स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो थायराइड ग्लैंड हो या कार्टिलेज हो, वो T4A इन्वॉल्वमेंट ही है। ठीक है, ठीक है, तो लोकली एडवांस्ड में हम क्या क्या है या नोड पॉजिटिव है तो उसको कीमो रेडिएशन मोस्टली जो हम करते हैं, ठीक है, या फिर अपफ्रंट सर्जरी फॉलोड बाय CTRT दे सकते हो, या इसमें तीसरा आता है अपफ्रंट NACT फॉलोड बाय डेफिनेटिव ट्रीटमेंट। ठीक है, तो इसमें हम NACT के बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, डिबेट क्यों है? क्योंकि ये बहुत रेयर ट्यूमर्स हैं, हाइपोफैरिंक्स का बहुत ज्यादा डेटा नहीं है, RCT भी अवेलेबल नहीं है और मोस्टली रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज है। तो हमने जो यहाँ पे हमने जो डेटा निकाला है वो एक्स्ट्रापोलेशन है फ्रॉम लैरिंजियल कैंसर्स। ठीक है, ऑल्दो बायोलॉजी ऑफ लैरिंजियल कैंसर इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम हाइपोफैरिंजियल कैंसर्स। तो इन्होंने देखा था ये लैरिंक्स प्रिजर्वेशन इन पायरिफॉर्म साइनस कैंसर्स, ये एक स्टडी थी। ठीक है, EORTC की। इन्होंने देखा कि इन्होंने लोकली एडवांस्ड रिसेक्टेबल हाइपोफैरिंजियल कैंसर्स लिए थे। लोकली एडवांस है मतलब T3 ट्यूमर्स है लेकिन रिसेक्टेबल है। तो एक को इन्होंने जो है पहली बार जो हमने बोला ना हाइपोफैरिंक्स में पहली बार जो है रिसेक्टेबल में इंडक्शन की बात करते हैं, तो इंडक्शन कीमोथेरेपी दी
जिनका कंप्लीट रिस्पॉन्स आया उनको डेफिनेटिव रेडिएशन दे दिया, दूसरे का अपफ्रंट सर्जरी किया, टोटल लैरिंजेक्टमी प्लस माइनस एडजुवेंट रेडिएशन दिया। ठीक है, तो इन्होंने देखा कि सर्वाइवल में कोई डिफरेंस नहीं था, सर्जरी करो या कीमो रेडिएशन, मतलब कीमो करो, कीमो करने के बाद कंप्लीट रिस्पॉन्स वालों को ये रेडिएशन दे रहे थे। ठीक है, तो इसमें इन्होंने देखा कि सिर्फ पेशेंट्स जिनका कंप्लीट रिस्पॉन्स आया था इंडक्शन पे उनको रेडिएशन दिया था इन्होंने, जिनका रिस्पॉन्स नहीं आया था उनको सर्जरी दी थी। ठीक है, फिर RTOG 911 जो हम उसमें भी पढ़ते हैं लैरिंग्स में। ठीक है, तो इन्होंने रोल बताया था CTRT का इन ऑर्गन प्रेजर्वेशन, लेकिन ये सर्वाइवल नहीं देख रहे थे, उसमें कोई सर्जरी आर्म भी नहीं था और कोई हाइपोफैरेंजियल आर्म भी नहीं था। तो रोल ऑफ यूज ऑफ CTRT इन हाइपोफैरेंजियल कैंसर हैज इंक्रीज्ड इसी डेटा से 911, बट उसमें हाइपोफैरेंक्स का कोई आर्म नहीं था। तो अब ऑर्गन प्रेजर्वेशन जो है इज आल्सो एन एक्सेप्टेड ट्रीटमेंट इन लोकली एडवांस हाइपोफैरेंजियल कैंसर्स। ठीक है, तो ये फिर एक और स्टडी थी कि प्राइमरी सर्जरी वर्सेस कीमो रेडिएशन ट्रीटमेंट इन एडवांस स्टेज हाइपोफैरेंजियल कैंसर्स। इसमें इन्होंने देखा कि ओवरऑल सर्वाइवल जो है वो सर्जरी प्लस रेडिएशन या कीमो रेडिएशन, ठीक है, मतलब सर्जरी करने के बाद रेडिएशन या फिर सर्जरी करने के बाद कीमो रेडिएशन में सर्वाइवल भी बेटर है, रेकरेंस फ्री सर्वाइवल भी बेटर है एज कंपेयर टू डूइंग ओनली कीमो रेडिएशन। ठीक है, तो ये सब रेट्रोस्पेक्टिव स्टडीज हैं। इन्होंने देखा कि एक थे कि कंपैरिजन ऑफ ऑन्कोलॉजी बिटवीन इनिशियल सर्जरी वर्सेस नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट्स, फिर एक था डेफिनेटिव कीमो रेडिएशन वर्सेस सर्जरी फॉलोड बाय एडजुवेंट रेडिएशन, और एक था ट्रीटमेंट आउटकम्स ऑफ डेफिनेटिव रेडिएशन विद हाइपोफैरेंजियल कैंसर्स। ये सारे रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी थी। इन सब में ये था कि लैरिंक्स प्रेजर्वेशन है बट सर्वाइवल 40 to 60% ही है। ठीक है, फिर ये एक और स्टडी थी जिसमें उन्होंने देखा कि 501 पेशेंट थे और 15 ईयर का डेटा था, तो ऑल सर्जिकल और पेशेंट्स वर ट्रीटेड विद नॉन सर्जिकल अप्रोचेस, या तो कीमो रेडिएशन या NACTRT फॉलोड बाय RT। तो डिजीज फ्री सर्वाइवल सबका खराब ही रहता है जैसे जैसे स्टेज बढ़ती जाती है। तो हमारे पास मोटा मोटा अभी ये है कि NCCN भी यही बोलता है कि आप इन तीनों में से कुछ भी दे सकते हो। NACT फॉलोड बाय, देखो अगर आपका रिस्पॉन्स आता है तो रिस्पॉन्स आने के बाद आप उसको अच्छे रिस्पॉन्स पे रेडिएशन दो, नहीं अच्छा रिस्पॉन्स आया तो सर्जरी करो। दूसरा क्या बोलते हैं कि आप सर्जरी करो फॉलोड बाय रेडिएशन या कीमो रेडिएशन डिपेंडिंग ऑन हिस्टोपैथ फाइंडिंग्स कैसे आती है। तीसरा कीमो रेडिएशन, ऑल्दो हमने यही पढ़ा है कि कीमो रेडिएशन का सर्वाइवल खराब ही है। ठीक है, ये सारी स्टडीज में हमने ये पढ़ा कि कीमो रेडिएशन का जो सर्वाइवल है मोटा मोटा वो सर्जरी फॉलोड बाय कीमो रेडिएशन से खराब ही है। ठीक है, तो हाइपोफैरिंक्स की कोई डेटा बहुत ज्यादा कम है, तो लोकली एडवांस्ड में हम लोग मोटा सब में इंडक्शन कीमोथेरेपी देते हैं। ये थोड़ा अलग है एज कंपेयर टू द रेस्ट ऑफ हेड नेक। वी गिव NACT फॉलोड बाय, इफ इट इज हैविंग रिस्पॉन्स वी गिव रेडिएशन, इफ नो रिस्पॉन्स इन सर्जरी, और यू कैन गो फॉर सर्जरी। सर्जरी के हमने देखे हम पार्शियल या टोटल लैरिंगोफैरिंजेक्टमी प्लस नेक डिसेक्शन प्लस थायराइडेक्टमी। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट इसमें होती है बहुत ज्यादा लोगों में, हमने पढ़ा था 20% तक लोगों में थायराइड ग्लैंड की इन्वॉल्वमेंट है। एंड प्रीट्रेकियल एंड इप्सिलैटरल पैराट्रेकियल लिम्फ नोड डिसेक्शन ये हम सर्जरी के लिए करते हैं। पोस्ट ऑप पे जो है CTRT या रेडिएशन देते हैं, या फिर कॉन्करेंट CTRT दे सकते हैं, या फिर ट्रायल्स के लिए कर सकते हैं। ठीक है, तो इंडक्शन कीमोथेरेपी क्या करेगा, सिलेक्ट करेगा पेशेंट को रेडिएशन या कीमो रेडिएशन पे, और रिस्पांस जो है वो एक्ट करेगा एज एन इंडिकेटर फॉर रिस्पांस टू रेडिएशन, कि अगर इंडक्शन कीमोथेरेपी को रिस्पांस किया है तो मोस्टली रेडिएशन को भी करेगा, कीमो को रिस्पॉन्ड नहीं किया है तो रेडिएशन को भी नहीं करेगा, तो सर्जरी कर दो, बेटर है। ठीक है, फिर ये जो है अगर उससे डेटा पूछा जाएगा तो ये टाटा की स्टडी आई थी। ठीक है, इसमें 59 पेशेंट्स लिए थे लोकली एडवांस हाइपोफैरिंक्स में। NACT 2 इंडिकेशंस के लिए दिया था, वही हमने बताया कि बायो सिलेक्ट करने के लिए और बॉडी लाइन रिसेक्टेबल को ऑपरेबल बनाने के लिए। बायो सिलेक्ट मतलब अच्छा रिस्पॉन्स आ गया तो सिर्फ रेडिएशन करके ऑर्गन प्रिजर्व कर लेंगे। बॉडी लाइन रिसेक्टेबल मतलब ना रिसेक्ट हो सकता है, तो हो सकता है रिस्पॉन्स तो नहीं आए बट रिसेक्ट हो जाए पेशेंट। ठीक है,
तो इन्होंने देखा कि ऑर्गन प्रेजर्वेशन 70% में हो गया था और जिनको हमने बॉर्डरलाइन रिसेक्टेबल की इंडिकेशन से लिया था तो 30% में रिसेक्टेबिलिटी भी मिल गई थी। ठीक है, तो ये कुछ और ट्रायल्स आ रहे हैं क्योंकि हमने बोला हमारे पास हेड टू हेड कंपैरिजन करने के लिए कुछ नहीं है। तो एक और स्टडी आ रही है जिसमें एक तरफ उन्होंने NACT, वही जो हमने पढ़ रहा ना अभी तक कि NACT दो, कंप्लीट रिस्पॉन्स आ गया तो रेडिएशन दो। ठीक है, अगर पार्शियल रिस्पॉन्स आया तो सैल्वेज सर्जरी करो, दूसरे में अगर प्रोग्रेसिव डिजीज है तो सर्जरी करो। दूसरी तरफ कॉन्करेंट कीमो रेडिएशन फॉलोड बाय सैल्वेज सर्जरी उन लोगों के लिए जिनका बच गया डिजीज, बट इसका अभी तक वो नहीं आया, डेटा नहीं आया। ठीक है, तो अभी रिवीजन अगर करना हो तो ये है कि एडवांस हाइपोफैरेंजियल में ऑर्गन प्रिजर्वेशन प्रोटोकॉल्स कर सकते हैं इंडक्शन कीमो देके। ठीक है, और मेनली ये किन के लिए होता है, बहुत बल्कि ट्यूमर्स के लिए नहीं, हम T1 T2 विद नोड 1 डिजीज या फिर T3 विद नोड 0 to 2 डिजीज। ठीक है, अगर T4 डिजीज है यानी कार्टिलेज इरोजन है या डिसफंक्शनल लैरिंग्स है तो सर्जरी ही करनी है, लैरिंगोफैरेंजेक्टमी विद टोटल थायराइडेक्टमी विद नेक डिसेक्शन। ठीक है, और सिलेक्ट T4 डिजीज में। ठीक है, तो अगर जैसे कहते हैं एक्सोलैरिंजियल स्प्रेड, तो एक्सोलैरिंजियल स्प्रेड इज नॉट इक्वल टू कार्टिलेजनस इरोजन। ठीक है, तो एक्सोलैरिंजियल स्प्रेड अगर है लेकिन कार्टिलेज स्प्रेड है तब भी आप ऑर्गन कंजर्वेशन प्रोटोकॉल के लिए डाल सकते हो। ठीक है, तो रिवीजन में T1 T2 हाइपोफैरेंजियल ट्यूमर्स अगर है, T1 T2 N0, तो आप सर्जरी, एंडोस्कोपिक सर्जरी या रेडिएशन दोनों कर सकते हो। रेडिएशन प्रेफर करते हैं क्योंकि सबम्यूकोसल स्प्रेड बहुत ज्यादा होता है एंड सर्जरी करने के बाद 50% लोगों को रेडिएशन देना पड़ जाता है तो कोई फायदा नहीं है, तो वी प्रेफर डूइंग रेडिएशन। वी कैन ऑल्सो डू सर्जरी इफ द इंडिकेशंस आर सबम्यूकोसली स्प्रेड नहीं है, छोटा सुपरफिशियल ट्यूमर है, नेक नोड नहीं है, एक्सेसिबल साइट है, तो एंडोस्कोपिक सर्जरी करो। T3 ट्यूमर्स है या फिर T3 या फिर T1 T2 N1 ट्यूमर्स है, उनमें प्रेफर डूइंग इंडक्शन कीमोथेरेपी और वी कैन डू सर्जरी। लास्ट में वी प्रेफर कीमो रेडिएशन का क्योंकि सर्वाइवल अच्छा नहीं है। बट अगर डिसफंक्शनल लैरिंग्स है या फिर अगर T3 है T3 विद डिसफंक्शनल लैरिंग्स या फिर कार्टिलेजनस इन्वॉल्वमेंट है तो हम सर्जरी करेंगे। और एक्सोलैरिंजियल स्प्रेड इज नॉट इक्वल टू कार्टिलेजनस इन्वॉल्वमेंट, उसको भी हम ऑर्गन प्रिजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है, Surgical margins in oral cancer. This is a lecture in our NB. This is last year because they've added some MSKCC newer technologies this time which they did not discuss. Okay. So it is very important that the margins are negative because they have prognostic value. So what are important is getting normal mucosa, especially when there is submucosal fibrosis and associated premalignant lesions along. So what are all called positive margins? Severe dysplasia, in situ and malignant. All three on the specimen, that is up till 2 mm. These are all positive margin. Then you have to, if it is carcinoma in situ, severe dysplasia, they recommend re-resection over RT because that does not, treat the disease. If it is malignancy, positive in 1 to 2 mm from the tumor margin to normal mucosa that you have taken, then you will give CT-RT or re-resect. Then coming to, if it is 2.1 to 4.9 mm, this is close margin. Close margin, it is one of the adverse pathological feature, so you will add adjuvant RT. If it is 5 mm or more, then it is negative margin. So to summarize, you should have at least 5 mm to call it negative, 2 to 4.9 or 2 to 5 mm is close.
what is positive margin. This is what I discussed. So, what do you do after you get each of these margin? That also we discussed. So this is very strong and only modifiable prognostic factor which is in our hands. So we have to preoperatively assess by clinical, radiological, intraoperative, take some adjuncts help. It can be by palpation, use of dyes, use of fluorescence and other confocal microscopy help, intraoperative radiology, then color coded system that is new, and there are some CAP protocol as to how you have to check the specimen for margin. So close margin is a single prognostic factor. So what they say is when you have close margin and you have added other adverse effect 1, 2, 3, the survival drastically drops from 96% to 71%. It has got implication on overall survival, disease specific survival, increased local recurrence rate. They also said do your surgery primarily well such that you will get a negative margin upfront. Why? Because once you send this, they will gross it, then they will tell you margin positive, negative, or close. When you go and revise, you will not be able to revise a representative margin living behind the positive margin in the body. One. And it is also attributable to the tumor biology, the recurrence and distant local or decreased in survival rate. So that is why they have come with many more methods to be very sure we get negative margin. So one is eyeballing and your palpation. So you take a gross 1 centimeter margin. So even if 30% of it is reduced because of your formalin fixation handling or whatever, you will still be left with 7 mm. So this is Chaturvedi sir's paper where he said 7 mm, which is enough when you take a gross margin. But we all stick to 1 centimeter. And this is because all this processing will shrink the margin further by 30%. Then, what are the special situations that will guarantee a clear margin inspection? So, your post NICT, you will take previous disease margin. After giving NICT, you will reassess by radiology. There can be two scenarios. The disease would be same, so you will resort to previous margin. Now the disease would have responded, giving clear delineation, especially with the critical structure, bony and ITF. In such cases, they say you can take whatever radiological new margin, but still they resort to organ conservation. Then you can take new margin. If the disease has not disappeared, there is same disease, even radiological post NACT, then you resort to those margin for clearance. One, post radiation, wider margin. Here, why they say so is, one, in head and neck, there is field cancerization concept where there'll be dysplasia beyond your palpable tumor, and there'll be a background of submucosal fibrosis. So how do we achieve? वाला ये confusion रहता है नहीं post NACT. What today Jatin Shah sir said, no. See, your what will be your goals prior NACT that you have to define. One, whether it is organ preservation, especially in mandibular preservation. There will be a lot of paramandibular disease and you want to preserve extensive resection. Now you have given NACT. There can be three types of response. One, it can progress. Two, it can be stable, or there will be partial response, but still you cannot preserve the mandible. Another scenario where there will be complete to near complete, where there is no evidence of disease on radiology. In such a thing, he said, yes, you can preserve and give some form of adjuvant therapy for all that microscopic disease that would have been left in the radiologically
Correct. then what is the There, point? if for example, you are giving NACT because you think there is R plus resection. Imagine it's going beyond anterior 1/3 to the base of tongue. Then you think you will not give, you will be giving positive margin. Then if you have given NACT but not for, less than the total glossectomy, then yeah. But if you're planning for less than total glossectomies and radiology says that yes, there is a clear cut response and you can still preserve, he said yes, you can go ahead if you have taken it for organ preservation. Even the trial, Tata का जो trial था ना, Yeah. they also included post NACT margins. Correct. Like वो टाटा का आया था ना जो 3 drug वाला 3 versus 2, तो उसमें उन्होंने like post NACT margin लिया है. Okay. See, he also said the same thing. Okay. He said if your intent of NACT is organ preservation and you have got a response which is radiologically clear, yes, take new margins. If your intent was to get a negative sterile margin after NACT, resort to your old. But that is not indication now for margins. We never like if it is resectable, we will resect. Like giving NACT, we are only giving when it is locally advanced that 5-6. Correct. See, for example, no, he said now there are ongoing trial for mandibular preservation also, where they're resorting to NACT even if it is upfront operable with more than like hemimandibulectomy. Okay. In that you want to do segmental probably. In such cases, he said, yes, you can. And here even frozen intra-op, when you resort to organ preservation, if it is positive, you can take positive. If it is negative, you can't say it is negative. It can still be positive in the final thing. So your assessment intra-op will be more valuable than frozen section. Okay. That is what he said. So for all practical purposes, we can keep NACT, post-NACT margin as to previous disease status. So how do we achieve ideal margins? Clinically, you will palpate, you will see the extent of induration. Radiologically, you will see it 3D, your deep margins and whatever you can see clinically plus what are all evident radiologically more. One. Then surgical technique by frozen. Pathological assessment here, resected specimen margin here, and new technology of color coding, and what are the newer technology adjuncts. So here you will do your take history, your inspection palpation for accurate measurement of margins. You can use vital tissue staining by toluidine blue or indigo carmine. You can inject intralesional. They have propensity to attach to DNA, RNA, and you can delineate them well. You can also use your ICG fluorescence visualization, demarcate the lesion, take a proper normal mucosa around so that you can get a negative margin. Radiology, this is pre-op. Intent of your extent of surgery should be predetermined, especially for deeper margin and even in post-NACT setting. When you're doing clinico-radiological, it should be 3D as to what all margin should be included. So what are the principles of surgery? You will resect the specimen en bloc with good margins which are negative. There is negative evidence for bed resection. As the thickness increases, that is depth of invasion also is directly related to your nodal, regional or distant metastasis, your choice of adjuvant. Perineural invasion to be suspected when the tumor is around sensory or motor nerve. So there is role for frozen section of nerve. For medullary invasion, frozen section of marrow may be indicated to decide plan of action. The caution here is negative frozen does not mean the final histopathology will be negative always. So this is Jatin Shah's paper that I was quoting that gave a 0.5 centimeter as negative margin in surgical resected specimen. So they have done different studies to see which is the safe cutoff to decrease local recurrences which have impact on DFS and OS. So all of them have different results.
there are some papers which have positive, which a positive trial to 2 to 2.5 mm as cutoff, but this is not accepted because again, if that becomes a standard of care, then if you are varying your margin even by 0.1 here and then there was increase in local recurrence. So still that 5 mm still stands, as a standard of care. So here you can see positive margins decrease the overall survival almost from 68% to 38%, half of it, and disease specific survival from 82% to 52%. So, because of this margin negativity, the concept of all those glossectomies came into this. I won't touch upon. Next, going to what are the adjuncts that are used to accurately analyze that your your margins are negative. How you have to be doubly sure. So, frozen section analysis. They said it is an intraoperative guide to make sure that you are margin negative. So, intraop frozen analysis allow resection of suspicious or positive margin as they resulted in lower recurrence rate, and this was given by Olson TP. So, what some of the challenges that you will be encountering is bone margin because of its low specificity in frozen section. These are the different literature review that gave different cutoffs for different subsets. All of them said that revision of a margin definitely had worse local control, and they have decreased overall survival. So in oral cavity it was Patel et al. In floor of mouth Kwok, oral cavity Guillemot, tongue Skoll, and in tongue there are more studies that are going on. What are the limitations of frozen section? Out of the 8 studies, patients in R1 or R0 group had worse local recurrence free survival compared to R0. So R1, R plus had worser with hazard ratio of 2.8. So they had twice worser or increased local recurrences. So margin revision of initially positive margin to clear based on frozen section guidance does not equate to initial negative margin. So they did analysis as to why this has to happen. Now you have sent the specimen that came positive, you revise the margin and sent, versus you sent a upfront clear margin. They had difference in recurrence and survival. One, they attributed to tumor biology that none of us can do anything. But here, the other two modifiable factors that need to be looked into is proper sampling and precision revising. So it is revision of the representative area communicated from the pathologist to the surgeon was the lacuna, for which they came up with the right way the specimen has to be sent to the pathologist, and the right way the margin as communicated by the pathologist should be revised. So what is true margin? That one that is taken from the true bed. That obtained this is like how to communicate, which is the representative margin. The one taken, for example, we say superior lateral by communication. The surgeon takes that, and that one to be obtained from the resected margins by the pathologist. So they came up with the concept of color coding here. So here, this I'll come to it later. So you have to color code your specimen all around. Then the pathologist will gross this while communicating back. For example, there's a if you say this orientation is above, below, right and left, they will say margin is positive at the junction of blue, green at a distance of this. So the same representation and the tumor bed will be resected and it will be sent. And CAP has given certain guidelines for the pathologist as to how to report your specimens. So they have to report the margin on the resected specimen 1. If it is positive, the communicated re-resection margin has to be reported
and it should be representative, and this will predict the local control. So this color coding was first initiated by Tata, and they're following it the same way. What are the other adjuncts that will help you in looking for deeper margin? That is ultrasound guided deep margin. You will see the extent, and you will decide on your extent of resection. The other things are microendoscopy, optical techniques. You can use your narrow band here. You can use confocal microscopy and other spectroscopy, laser, fluorescence that will help you in taking a proper negative margin. Here they have taken molecular assessment. This is still in trials. They've used P53, Ki67, KRAS, and EGFR. It's a study conducted by Joseph Ab et al. For squamous cell carcinoma, which had P53, which is a field cancerization mutation. It is present in dysplasias and positive margins. So they stain positive for P53 and Ki67. So this will tell you morphologically that there will be possible changes of recurrence here. So that has to be included in your margin. But this is not real time. It will take some time for interpretation. So the same thing, they used multiple gene and gene signature to see the at-risk mucosa, whether they have to be included in resected margins. And these are all the new tools. So having said all of this, margin positivity is the single most poor prognostic factor, and it is modifiable. So using all these adjunct, we should be careful enough to resect primarily a negative margin rather than doing re-resection. So the important points in this slide will be just what are the ways to analyze margin. So this slide, I'll show you. So this is the slide. So you will have to write about the NCC and recommendation of positive margin, close margin, and negative margin. Then you will write about their evidences as to Jatin Shah sir's paper, Chaturvedi sir's paper. Then you can write about evidence of poor prognostic factor, how they decrease the overall survival, disease-specific survival, increase the local recurrence rate. That is one thing. And what are the adjuvants that you will use in each of these margin? Then how to achieve an ideal margin, clinical, radiological, surgical, pathological, and newer technology. In newer, you can use fluorescence, optical coherence, microscopy techniques. Then you can use all adjuncts of microscopy, molecular methods, and intra-op ultrasound for deep margin. So in one slide you can finish it. That's all. कलर कोडिंग में ट्यूमर बेड को भी करते क्या कलर कोड साथ में? हाँ, because you have to know, no, where which one. For example, see, they color both like specimen bed. The same will be coded here. Yeah. So like this, red will be like this. Yeah, I don't think so. पता नहीं देखना because your communication will be like this. But I think you document it. Now you give blue to medially, green to inferiorly. You document it. So the documentation will tell you where you are. But I'm not sure. But कहीं तो पहले देखा है. But देखना पड़ेगा. But I think it is specimen only. Okay. Because practically it is difficult to translate that information. Yeah. And tumor bed is oozing. Sometimes it's difficult. It is shrinkage is also there, na? Like tumor shrinks, the bed also shrinks.
So Yeah. if it is positive margin, maybe it went deep than other surface tissue. I think, like Vishwak said, it is coding of the specimen with relative, whatever we write and correlate. No. So for the pathologist, the coding will help. For us, it is communicated that way, and we have to translate. That's what I mean. Yeah. Okay. Okay, thank you. और कोई है क्या? Okay. IONM पढ़ लो. Shahana, please share the document, no? Yeah, I'll share. Okay, thank you. दिव्यांग नहीं आया. किसी ने बुलाया क्या उसको? कुछ काम से गया था. वो 2 घंटे के लिए गए थे ना, कह रहे थे आज नहीं ज्वाइन कर सकते. ठीक है. वाई मॉनिटरिंग क्यों ज़रूरी है IONM? To identify the anatomical structures, to prevent injury, to identify injury, for the training of the residents and medico-legal purpose. These are the why we need monitoring. तो मॉनिटरिंग का प्रिंसिपल क्या होता है? एक इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेशन होता है या फिर मैकेनिकल स्टिमुलेशन होता है, वो उसको नर्व को एक्टिवेट करेगा और वो सिग्नल्स जो है ये मॉनिटर लेगा. तो चाहे इलेक्ट्रिकल स्टिमुलस हो चाहे मैकेनिकल स्टिमुलस हो, दोनों को वो कैच कर लेता है. ठीक है. तो अंडरस्टैंडिंग EMG होता क्या है? ये एक जैसे कि स्टिमुलस आया, उस स्टिमुलस ने इसको एक्टिवेट किया, तो स्टिमुलस 1 और 2 नंबर पे आया था. जो ये वेव होना शुरू हुई है उसके बीच में थोड़ा सा गैप है, ये जो फ्लैट लाइन है, तो वो फ्लैट लाइन इज लेटेंसी, कितनी देर बाद स्टिमुलस जनरेट हो रहा है. तो हमको बेस लाइन स्टिमुलस ले लेना है. ठीक है. जहाँ हमने सर्जरी शुरू नहीं करी है उससे पहले भी हम स्टिमुलस दे के देख लेंगे कि हमारी बिना सर्जरी शुरू हुए पेशेंट का कैसा वेव बन रहा है. ठीक है. तो वो लेटेंसी है कि 1 सेकेंड 5 सेकेंड कितने देर में स्टिमुलस स्टार्ट हो रहा है. फिर ये जो हाइट है ग्राफ की, दैट इज एम्पलीट्यूड. ठीक है. तो एम्पलीट्यूड, लेटेंसी और कैसी वेव बन रही है, तो यूजुअली पॉलीफेजिक वेव बनती है नॉर्मल टिश्यू. ठीक है. तो एम्पलीट्यूड क्या है? अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पिक्ड अप बाय द इलेक्ट्रोड्स, हाउ मेनी मसल फाइबर्स आर कॉन्ट्रैक्टिंग, दैट इज एम्पलीट्यूड. टाइम इट टेक्स फॉर इलेक्ट्रिक इम्पल्स टू रीच द मसल इलेक्ट्रोड फ्रॉम द स्टिमुलेशन साइड, दैट इज लेटेंसी. तो अब फेशियल नर्व मॉनिटरिंग हमको 2 ऑर्गन में हेड एंड नेक में मॉनिटरिंग करनी है, दैट इज फेशियल एंड थायराइड, पैरोटिड एंड थायराइड. तो नॉन पैरालिसिस एनेस्थीसिया देना है, इंटैक्ट नर्व होनी चाहिए, फंक्शनिंग ऑर्गन होना चाहिए, इक्विपमेंट्स आपके बिल्कुल परफेक्ट होने चाहिए, जो अटैचमेंट्स हैं वो पूरे चेक कर लेने हैं, वो अटैचमेंट्स पूरे राइटली अटैच हैं कि नहीं. ठीक है. तो फेशियल नर्व मॉनिटरिंग इंजरी में हमको क्या क्या पता चलेगा? ट्रांजैक्शन, हीट डैमेज, मैकेनिकल डैमेज, ब्रूजिंग, आप डिट्रैक्टर ज़्यादा ट्रैक्शन तो नहीं दे रहे हो, कहीं आपने कोई वेसल जो नर्व को सप्लाई करी थी उसको डिवस्कुलराइज कर दिया, या लोकल एनेस्थीसिया के कारण, इसलिए लोकल एनेस्थीसिया अवॉइड करना है. कुछ लोग स्किन में कर देते टाइम लोकल एनेस्थीसिया देते हैं ना, तो वो नहीं, लोकल एनेस्थीसिया के इफेक्ट के कारण लेटेंसी सेक्रीफाइस हो जाएगी. तो ऑल ब्रांचेस ऑफ द फेशियल अफेक्टेड, मैस्टॉइड, ईयर सर्जरी, सब सर्जरीज में, पैरोटिड सर्जरी में खुद ही एक है, फिर सब मैंडिबुलर सर्जरीज एंड डिवस्कुलराइजेशन. तो ये सब में फेशियल नर्व की मॉनिटरिंग करते हैं. तो 2 टाइप की मॉनिटरिंग होती है, एक एक्टिव एंड कंटिन्यूस. तो एक्टिव मॉनिटरिंग तो सब स्टिमुलस दिया, फिर वो जनरेट हुआ और फिर देखा. कंटिन्यूस में कंटिन्यूसली जैसे कि हमारा ECG चलता रहता है ना OT के टाइम, वैसे ही चलता रहेगा पूरे टाइम, तो ये कंटिन्यूस है. तो कंटिन्यूस रिसेंट एडवांसेस है. एक्टिव जो पुराने टाइम से चला आ रहा है वो एक्टिव है. तो थायराइड सर्जरी में हम करते हैं RLN डैमेज के लिए बचाने के लिए, इज द मोस्ट सीरियस कॉम्प्लिकेशन, एंड एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन इन द टोटल थायराइडेक्टमी केसेस, जहाँ पे बहुत बड़ा थायराइड मास है,
या फिर पेशेंट को वॉइस पिच की बहुत, जैसे सिंगर है या कुछ है, तो ELN डैमेज नहीं होना चाहिए, तो उस सर्जरीज में हमको ज़रूरत पड़ता है। क्यों नहीं डैमेज हो जाना चाहिए एलन? किसको सप्लाई करता है वो? एबडक्ट होने के लिए। विच मसल? दैट इज अडक्टर ना। ठीक है, तो अब इसमें भी RLN में भी वही मेन है, ट्रांजैक्शन, पार्शियल सेक्शन, हीट इंजुरी, स्ट्रेच इंजुरी, मैनिपुलेशन, डिवस्कुलराइजेशन एंड प्रेशर इंजुरी, ये सबसे हमको बचाना है। अब ये IONM की डेफिनेशन क्या है? इट इज़ अ इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड टू मॉनिटर द फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ सर्टेन न्यूरल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग सर्जरी। ठीक है, तो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल मेथड है जो इसमें हमको मॉनिटर करना है फंक्शनल इंटीग्रिटी ऑफ सर्टेन न्यूरल स्ट्रक्चर्स ड्यूरिंग सर्जरी टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ द पेशेंट्स आइट्रोजेनिक डैमेज टू नर्वस सिस्टम एंड टू प्रोवाइड फंक्शनल गाइडेंस टू द सर्जन। रैशनेल क्या है IONM का? वही न्यूरोलॉजिकल इम्पेयरमेंट को प्रिवेंट करना, रीअश्योरेंस टू द सर्जन अबाउट द न्यूरोलॉजिकल स्टेटस, एंड उसके हिसाब से वी कैन मॉडिफाई द सर्जिकल स्ट्रैटेजी। सर्जन्स का मेन कंसर्न होता है कि न्यूरल सिस्टम जो है वो इंटैक्ट रहे टिल द एंड ऑफ द सर्जरी टू एंश्योर सेफ मैक्सिमल रिसेक्शन, जितना वो कर सकें सेफेस्ट वो कर पाए, एंड कैन मोर बी रिमूव विदाउट कॉजिंग नर्व डैमेज। तो ये सर्जन के कंसर्न्स हैं। फिर एक न्यूरोफिजिशियन रहता है जो ये पूरा ग्राफ मॉनिटर करता है, तो उसके क्या कंसर्न्स होते हैं कि उसको इंटरप्रिटेशन करना अच्छे से आना चाहिए, monitoring the patient during the course of surgery, and to give continued feedback to the surgeon regarding the status of the nervous system, and to identify कि false alarms कैसे हैं। false alarm मतलब कुछ disconnection हो गया, या फिर आपकी कॉटरी भी अपने उसके अपने इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स होते हैं, और तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स और वो हैं कि मसल के अपने नर्व के सिग्नल्स हैं, वो उसको डिफ्रेंशिएट करना आना चाहिए। प्रोग्नोस्टिकेट पोस्ट ऑप आउटकम्स, तो वही हु नीड्स IONM, कॉम्प्लिकेटेड केसेस, रिकरेंट केसेस जिसकी एबरेंट एनाटमी है। और सर्किट में क्या होता है? एक स्टिमुलेटर होता है, एक रिस्पॉन्स सर्किट होता है, इसमें इफरेंट इलेक्ट्रोड, अफरेंट इलेक्ट्रोड और एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड होता है। तो ये वाले डायग्राम में बहुत बेकार बेतुका सा डायग्राम है, फिर भी देखो जो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये फ्रंटालिस मसल को जा रहा है, सेकेंड वाला जो है वो ऑर्बिकुलरिस ऑक्यूलाई को जा रहा है। जो नाक के पास वाले जो इलेक्ट्रोड्स है ना, एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, एक ग्राउंड इलेक्ट्रोड है, और एक ऑर्बिकुलरी ऑक्यूलाई के और इसके ऊपर है, और एक माउथ के ऊपर है, एक माउथ के नीचे है, फिर सबसे नीचे मेंटालिस के लिए। तो आपको 5 लगाने हैं या 7 लगाने हैं, पर रेफरेंस और जो ग्राउंड है वो हमेशा चीक पे लगाना है, ऐसे याद रखो। तो स्टिमुलस के पैरामीटर्स क्या होते हैं? यहाँ पे मोनोपोलर, बाइपोलर कैसे भी हो सकते हैं, मेनली मोनोपोलर। फ्रीक्वेंसी 2 to 4 हर्ट्ज होती है, ड्यूरेशन 100 माइक्रोसेकेंड्स के लिए देते हैं। करंट कितना होता है? 1 मिली एम्पियर से 0.1 मिली एम्पियर के बीच में हो सकता है। तो हम सेंसिटिविटी, इवेंट थ्रेशोल्ड, लेटेंट फ्रीक्वेंसी, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी एंड टाइम बेस, ये सब मेजर करेंगे। द IONM factors to be considered before to give appropriate interpretation, तो अलर्ट, वार्निंग वगैरह सब उसको आना चाहिए। तो इसमें क्या है, ये 3 चीज़ें आपको लिखनी ही लिखनी है। लेटेंसी 10% इंक्रीज हो जाए फ्रॉम द बेस लाइन, एम्पलीट्यूड 50% डिक्रीज हो जाए फ्रॉम द बेस लाइन, एंड मॉर्फोलॉजी ऑफ द वेव फॉर्म पॉलीफेसिक से बाइफेसिक या मोनोफेसिक हो जाए। तो ये सब खतरे के सिग्नल हैं। क्या खतरे का सिग्नल है? लेटेंसी 10% इंक्रीज हो जाए, एम्पलीट्यूड 50% डिक्रीज हो जाए, या फिर पॉलीफेजिक वेव जो नॉर्मल में होती है वो बाइफेजिक और मोनोफेजिक वेव में कन्वर्ट हो जाए। तो ये सब खतरा है। तो न्यूरोफिजियोलॉजी मस्ट डिफ्रेंशिएट, मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मोनोपोलर, बाइपोलर आर्टरी के अपने खुद के आर्टिफैक्ट्स होते हैं सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स के, वो उसको पता होना चाहिए। कि सर्जन को बोले कि भैया खतरा आ गया, खतरा आ गया, और खतरा था ही नहीं, और सर्जन ने कम ऑपरेट किया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो उसको पता होना चाहिए कि ट्रू EMG के क्या वेव फॉर्म्स होते हैं, ट्रू EMG के क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, और वो डॉक्टर जो है वो क्या सर्जिकल स्ट्रैटेजी यूज़ करेगा, तो उसमें उस सर्जरी स्ट्रैटेजी में क्या क्या वेव फॉर्म्स आ सकते हैं। तो इतना न्यूरोफिजिशियन को पता होना चाहिए।
तो फॉल्स पॉजिटिव क्या होता है? वही होता है फॉल्स पॉजिटिव कि खतरा था नहीं पर खतरा बता दिया। ठीक है, तो सर्जन को फॉल्स सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी हो जाएगी, अल्टर सर्जिकल डिसीजन ले लेगा एंड दिस रिलेट टू मशीन कनेक्टिविटी इशू हो सकता है या फिर वो इलेक्ट्रोड और सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स का इशू हो सकता है। फॉल्स नेगेटिव, पेशेंट को खतरा नहीं बताया और पेशेंट की नर्व कट गई। अब सर्जन को मिसगाइड हो गया और वो कुछ प्रॉपर नहीं जज कर पाया, तो उसको लेटेंसी, एम्पलीट्यूड, वेव फॉर्म तीनों में से कुछ तो एक देख लेना चाहिए था, उसने सब मिस कर दिया। सर्जन आराम से सर्जरी करता रहा और पोस्ट ऑप देखा तो पेशेंट को इंजरी थी। तो ये फॉल्स नेगेटिव क्यों हुआ? क्योंकि इलेक्ट्रोसर्जिकल यूनिट उसने ढंग से चेक नहीं करी थी या फिर उसने वेरीफाई नहीं किया था कि बेसलाइन सिग्नल्स आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। तो ये सब चीज़ें ध्यान रखनी है। तो वाई द पेशेंट्स, टाइप ऑफ पेशेंट एंड प्रोसीजर रिक्वायर, जो डॉर्सल साइड ऑफ थायराइड पे अगर है और उसको रिसेंट हैमरेज या थायराइड कैंसर हुआ है, हाइपरथायरॉयडिज्म क्योंकि मैलिग्नेंट थायराइड ट्यूमर जिसमें नेक डिसेक्शन भी करना है, बहुत सोलन नेक है या बहुत बड़ा थायराइड मास है, रेट्रोस्टर्नल गोइटर है, लार्ज थायराइड मास है जिसमें आरएलएन डिसलोकेट हो सकता है, ऐसी जगह पे हमको आयोनम मॉनिटरिंग करना पड़ेगा। प्री ऑपरेटिव इमेजिंग इंडिकेटेड द प्रेजेंस ऑफ इंट्रांसपोजिशन ऑफ विसरल सबक्लेवियन आर्टरी जो है वो सब में वेरिएशन हो गया तो नॉन रिकरेंट लैरिंजियल हो सकती है। यूनिलैटरल वोकल कॉर्ड पाल्सी पहले से ही है तो हमको कॉन्ट्रालैटरल किसी भी हाल में बचानी है। टोटल थायराइडेक्टमी इन पर्टिकुलर एंडोस्कोपिक सर्जरी या फिर रिक्वायरिंग सर्जरी टू रिपेयर आरएलएन इंजरी पहले से करवा के आया है, हम उसे रिपेयर कर रहे हैं, और पैराथायरॉइड सर्जरी। ठीक है, तो टू गाइड इसमें क्या होता है ना, ये लोग कैसे प्लेस करते हैं वेगस में, इसे फेस में तो मैंने बता दिया कि कैसे करेंगे पैरोटिड में। वेगस के लिए क्या करते हैं, कैरोटिड शीट को ओपन करते हैं और कैरोटिड शीट की 2 सेंटीमीटर वेगस को ये लोग एक प्रोब उसमें लगाते हैं। उसके बाद दूसरा जो प्रोब है ना वो एंडोट्रेकियल ट्यूब में डालते हैं। तो ये जो रिकॉर्डर वाला रहता है वो एंडोट्रेकियल ट्यूब में डालते हैं और जो रिकॉर्डिंग शुरू स्टिमुलेटर जो होता है वेगस नर्व वाला रेफरेंस लेवल वो कैरोटिड शीट को ओपन करके वेगस नर्व में एक प्रोब लगाते हैं। ठीक है, तो हमें वोकल कॉर्ड मूवमेंट पहले से चेक करने चाहिए और आयोनेम का एनेस्थीसिया में मसल रिलैक्सेंट नहीं देना है और बॉडी की पोजीशन और ट्यूब प्लेसमेंट ये सब पहले से रिकॉर्डेड होना चाहिए, बेसलाइन होना चाहिए। चलो, थैंक यू। You first put efferent probes over frontalis, over orbicularis oris, over mental down. Four efferent which will carry your wave. Then there is a probe, that needle type probe. When you see the trunk, you first touch it. If current is transmitted to the efferent, then it is intact. Okay. You got my point? Okay. So that handheld, the pencil-like thing is there, which is a efferent, which gives the current. Okay. When you dissect, you see the trunk, you touch it. Okay. So as she said, it is because it's superficial. Every time you can use that pen probe to each time see and record. Yeah. So in thyroid, it's already done. You have both of your circuit already intact. Inside the thyroid, the efferent is your ET tube. Okay. ET tube is wrapped with that probes. So when you dissect, you see some structure, vessel or nerve, you touch it. If it is nerve, then there will be uptake in that monitor. Okay. Yeah. ऐसे भी मेरे यहाँ होता नहीं है, मैं थोड़ा समझा था, वो टाटा में क्लास हुई थी उससे।